नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का इतना अच्छा प्रदर्शन देखने के बाद अब उत्तर प्रदेश के गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जो आने वाले उपचुनाव हैं, क्या ऐसे में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से जीत हासिल करती दिखाई देती है और जो 8 से 10 सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होना है, क्या वो सीट एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के खाते में ही जाती दिखाई देती है। इसको लेकर चर्चा करेंगे, साथ ही बात करेंगे आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर, क्योंकि आपको बता दें कि ये एक वो चेहरा है जो अभी हाल फिलहाल में ही उभरता हुआ दिखाई दिया है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट से लगभग 5.5 लाख वोटों से जीत हासिल की है और ऐसे में ये देखा गया है कि जब चंद्रशेखर आजाद ने नगीना से जीत हासिल की तो इसमें दलित वोट बैंक सबसे ज्यादा शामिल थे। दलित वोट बैंक का अगर देखा जाए नतीजा तो वो हमेशा मायावती को सपोर्ट करते दिखाई दिए थे। मायावती को बताया जाता है कि जब भी मायावती चुनावी मैदान में उतरती हैं तो दलित वोट बैंक के भरोसे मैदान में उतरती हैं, लेकिन इस बार देखा गया कि दलितों ने मायावती का साथ नहीं दिया और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को भारी मतों से जीत दिला दी। इसको लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद हैं। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे हैं। यहाँ चंद्रशेखर आजाद अब हाल फिलहाल में ही उभरते हुए नजर आए हैं। देखा गया है कि नगीना सीट से जहां किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो पार्टी जीतेगी जो अभी जल्दी में ही राजनीति में उतरी है या जल्दी में ही उसका निर्माण हुआ है, वो पार्टी यहाँ से जीत हासिल करती दिखाई देगी। बीजेपी, सपा और बसपा तीनों ही उम्मीदवारों को पछाड़ देगी। तो यहाँ देखा गया कि अब जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जीत चुके हैं, नगीना से उन्हें जीत मिली है, तो ऐसे में उन्हें तमाम पार्टियों से, या कहा जाए जो 2 गठबंधन है देश भर में, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, दोनों ही तरफ से उन्हें ये कहा जा रहा है कि उन्हें ऑफर दिए जा रहे हैं कि वो उनके गठबंधन में शामिल हो। क्या ऐसे में अब चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेते दिखाई दे सकते हैं? क्या लगता है मनीष? देखिए शालिनी, जिस तरीके से 18वीं लोकसभा के चुनाव में हमने देखा 2024 में जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आए हैं वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आई है पिछले 2 लोकसभा चुनाव में, अगर बात करें तो इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने वादों, अपने जुमलों के बीच घिरती हुई नजर आई है और भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने यहाँ पर करारी शिकस्त देते हुए तमाम राज्यों से उनको उनकी हार का स्वाद चखा दिया है, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर संभलना चाहिए और इस पर काम करते रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में काफी सारे राज्यों में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की करारी हार एक तरीके से कहेंगे कि हुई है, कि जो पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में 62 सीटें हासिल करके जीत का परचम लहराती हुई नजर आई थी, वही पार्टी अब 33 सीटों पर सिमट जाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, तमाम आला कमान के लिए, बड़े नेताओं के लिए सोचने का विषय हो जाता है। और ऐसे में अगर बात करें पार्टी आजाद समाज पार्टी की, तो आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण, जिन्होंने बहुत ही कम समय में राजनीति में अभी कदम रखे हुए, उन्हें ज्यादा समय नहीं हुआ है और बहुत ही कम समय में जो उन्होंने राजनीति में नाम कमाया है, उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि नगीना लोकसभा सीट से जो उनको जीत हासिल हुई है वो कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महिलाओं के लिए यहाँ पर बोलती हुई नजर आई है, महिलाओं के बारे में यहाँ पर बोलती हुई नजर आई है, और देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि महिला यौन शोषण के आरोपों में यहाँ पर गिरते हुए नजर आए थे, महिला पहलवानों से जिनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की काफी निंदा तमाम राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव के दौरान करती हुई नजर आई थी। और ब्रजभूषण शरण सिंह को कैसरगंज से टिकट दे दिया गया। तो कैसरगंज से टिकट मिलने के बाद यहाँ पर ब्रजभूषण सिंह भी यहाँ पर कहीं ना कहीं तमाम बयानबाजी करते हुए नजर आए थे, और ऐसे में उसके बाद जब यहाँ पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो करण भूषण को वो सीट सौंप दी जाती है। और उस पर मनीष, देखिए मैं आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ पर जब सरकार बन गई उसके बाद यहाँ एनडीए गठबंधन में देखा गया कि यहाँ टीडीपी की और जेडीयू की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में ये टीडीपी की ओर से उनके जो टीडीपी प्रमुख हैं चंद्रबाबू नायडू, वो ये कहते दिखाई दिए थे कि इस बार
जो 400 पार का नारा लगाया गया है, ये नारे की वजह से ही इस बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी ने भी इसका समर्थन दिया। तो ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है कि जो 400 पार का नारा था, ये नारा ही बीजेपी पर भारी पड़ा है? जी बिल्कुल शालिनी, मैं वही बता रहा था कि जिस तरीके से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन गिरता हुआ नजर आया इस लोकसभा चुनाव में, उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि कम समय में यहाँ पर आजाद समाज पार्टी ने वो मुकाम हासिल किया है जो तमाम राजनीतिक पार्टियां सोच भी नहीं सकती थी। क्योंकि आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण की अगर बात करें तो उन्होंने इस लोकसभा चुनाव से पहले भी काफी महिलाओं के मुद्दों पर वो बोलते हुए नजर आए हैं, महिलाओं के समर्थन में उतरते हुए नजर आए हैं और तमाम ऐसे मुद्दे जो गरीबों से, पिछड़ों से, दलितों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर भी वो काफी सारे एक्शन लेते हुए नजर आए हैं बिना सत्ता में हुए। तो अब सोचा जा सकता है कि अब वो सत्ता में आ गए हैं, लोकसभा पहुंच गए हैं, तो सांसद बन गए हैं। उसके बाद नगीना लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद यहाँ आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण किस तरीके से यहाँ पर अपनी भूमिका एक सांसद के तौर पर निभाते हुए नजर आएंगे, अब ये देखना होगा। क्योंकि जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों को घेरने की उन्होंने कोशिशें जो की है उसमें कहीं ना कहीं वो कामयाब होते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो कि बड़े दावे और यहाँ पर वादे करती हुई नजर आ रही थी, 400 पार जिस तरीके से आपने कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी कहीं ना कहीं इसके खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आए, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि 400 पार के वादे, अग्निवीर योजना, महिलाओं का मुद्दा, तमाम जो चीजें जो भारतीय जनता पार्टी जिनका समर्थन करती हुई आई थी, जिनके नाम पर वोट मांगती हुई आई थी, उन तमाम मुद्दों पर, उन तमाम मसलों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपनी ही चीजों पर यहाँ पर गिरती हुई नजर आई है। और उत्तर प्रदेश में जो उनका प्रदर्शन गिरा है उसको लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी कहते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी की नींव जो है वो अब कमजोर होती जा रही है। क्योंकि पार्टी के अंदर ही अगर देखा जाए तो अंतर कलह का माहौल है। यहाँ तमाम पार्टी के नेता हैं जो दो राहों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें जो एनडीए के समर्थित दल है, एनडीए के समर्थित दलों के साथ भी यही कहानी है, यही बात है कि यहाँ पर एनडीए का समर्थन जो दल कर रहे हैं या एनडीए के साथ जो है वो तमाम दल जो हैं कहीं ना कहीं अपनी बातें जो रखते हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन पर खरी नहीं उतरती है, उन चीजों पर काम नहीं करती है और अपनी जो रणनीति है उसी पर काम करती है। मतलब ये देखा जा सकता है कि एनडीए के अंदर भी यहाँ फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, इवन भारतीय जनता पार्टी में भी यहाँ पर फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो बड़े आला कमान जो नेता हैं वो अब किसी की भी बातों को सुनते नहीं है, समझते नहीं है। तो इन चीजों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का रुतबा कम हो रहा है और ऐसे में कम सीटें आना कोई बड़ी बात नहीं है। जब पार्टी के अंदर ही अंतर कलह चलेगी और फूट पड़ेगी तो ऐसे में जो शिकस्त झेलनी पड़ी है वो आने वाले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा के जो आने वाले चुनाव हैं उनमें भी देखने को मिल सकती है। और आजाद समाज पार्टी जिस तरीके से कम समय में यहाँ पर उभरती हुई नजर आई है उसको देखते हुए समझा जा सकता है चंद्रशेखर रावण नगीना लोकसभा सीट के साथ साथ तमाम मसलों को यहाँ पर उत्तर प्रदेश में महिलाओं का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे और कोई भी मुद्दा हो यहाँ पर उठाते हुए नजर आएंगे। किसानों का मुद्दा हो जिस तरीके से हमने देखा। तो क्या ऐसे में जैसे आपने बयान दिया कि बीजेपी में अंतर कलह देखने को मिल रहा है, तो क्या ऐसे में चंद्रशेखर आजाद जो बीजेपी का रुख करने की बात कही जा रही है कि बीजेपी या एनडीए में शामिल हो सकते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद उस पार्टी में या उस गठबंधन में शामिल नहीं होंगे जिसमें खुद ही इतनी दिक्कतें और इतना अंतरकलह चल रहा हो? देखिए शालिनी, मैं इस पे ये बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर अगर बात करें एनडीए में शामिल होने की या बीजेपी की पार्टी में शामिल होने की, तो ऐसे में इस बात का कोई भी दो राय नहीं है कि यहाँ पर उनको इस तरीके के ऑफर आते रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की तरफ से भी उन्हें ऑफर मिला है। जी, हालांकि जीतने के बाद भी यहाँ पर ऐसी बातें उठती हुई आ रही थी। बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने साफ तौर पर ये नहीं कहा था, लेकिन यहाँ पर ये खबरें निकल कर आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको ऑफर आ रहे हैं, एनडीए की तरफ से ऑफर आ रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर रावण के मैं एक बयान का जिक्र करना चाहूंगा। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि यहाँ पर अगर उनको प्रधानमंत्री भी बनाया जाता है तो भी वो एनडीए में शामिल नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ा बयान था, उस वक्त काफी हाहाकार हुआ इस बयान को लेकर। तमाम विपक्षी पार्टियां चंद्रशेखर रावण को घेरती हुई नजर आई। और बात करें कांग्रेस की, तो उन्होंने जिस तरीके से एनडीए के लिए कहा, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के लिए भी कहते हुए नजर आए, इंडिया गठबंधन के लिए भी कहते नजर आए। क्योंकि उनको पता है कि अगर वो अकेले के दम पर एक सीट से चुनाव लड़कर इतनी प्रचंड जीत हासिल कर सकते हैं तो आने वाले आगामी जो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव जो तमाम होने हैं
उन पर कितनी बड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आ सकते हैं अपने अकेले के दम पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण ने अपनी एक्टिवनेस दिखाई है उसको देखते हुए समझा जा सकता है कि यहाँ पर सक्रियता जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव है, अगर आप सक्रिय नहीं है, अगर आपकी पार्टी के मुद्दे मजबूत नहीं है और आप पार्टी में ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में आजाद समाज पार्टी ने जिस तरीके से बहुत कम समय में यहाँ पर एक जीत का परचम जो नगीना लोकसभा सीट पर लहराया है उसको देखते हुए समझा जा सकता है कि चंद्रशेखर रावण जिस तरीके से राजनीति में पूरी तरह से आ तो गए थे लेकिन फिलहाल उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। चुनाव लड़ने से पहले वो जिस तरीके से मुद्दे उठाते हुए नजर आए हैं तो आशा करती है जनता नगीना की कि इस बार लोकसभा चुनाव जीते हैं तो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद नगीना की जनता के लिए वो हित में काम करते हुए नजर आएंगे और उनके मुद्दों को उठाते हुए नजर आएंगे और नगीना का विकास भली भांति करते हुए नजर आएंगे। शालिनी बिल्कुल, अब जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद तमाम बयान देते दिखाई दिए, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो एनडीए गठबंधन में या इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में देखा गया कि चंद्रशेखर आजाद अयोध्या पहुंचे जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई तमाम बयान दिए और बीजेपी को घेरते हुए ये भी कहा कि अयोध्या की जनता ने इस बार जो काम किया है उस काम का वो सम्मान करते हैं। इस तरीके के बयान वो देते दिखाई दिए हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। और जीतने के बाद अयोध्या आकर यहाँ से क्या कहेंगे सर? मैं अयोध्या इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी फ्लाइट मिस हो गई और मुझे लखनऊ मेरी मीटिंग है इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं अयोध्या वासियों को और अयोध्या वासियों ने तो बहुत बड़ा काम किया सर। इससे यह स्पष्ट हो गया कि धर्म अब राजनीति से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बुनियादी मुद्दों बात होनी चाहिए। तो रोजगार, महंगाई और तमाम तरह से कानून व्यवस्था, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है, कोई किसी धर्म में आस्था रखे, कोई हिंदू धर्म में, कोई इस्लाम धर्म में, कोई सिख धर्म में, जैन धर्म में। ये राजनीति में ना लाए राजनीतिक लोग तो बहुत अच्छा होगा, जिससे जनता के मुद्दों पर बात हो जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस जो है और अर्धसैनिक बल वो बहुत बुरी स्थिति में है। मैं उनके लिए चिंतित हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया मेरी रैलियों में कि वो जब हम अच्छे कूलर में बैठते थे ना तो वो गर्मी में खड़े रहते थे, खूब पसीना बहता था और उनको छुट्टी के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरी ये मांग है सरकार सर, मैं पार्लियामेंट में इसको उठाने वाला हूँ कि उनको 8 घंटे की ड्यूटी की जाए पुलिस की, पूरे देश स्तर पर जहाँ जहाँ पुलिस वर्किंग कर रही है, और उनको जो है उनकी वेतन विसंगति दूर की जाए, बॉर्डर स्कीम से उनको छुटकारा दिया जाए और उनके बच्चों के बारे में सोचा जाए। बहुत परेशान है वो लोग। अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तो हमारी जिम्मेदारी है, मैं स्पेशली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहूँगा उन पे पावर है वो करें, पुलिस की 8 घंटे की ड्यूटी करें, उनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दें, उनकी वेतन विसंगतियां दूर करें और बॉर्डर स्कीम खत्म करके उनको उनके परिवार के बीच जाने दें। वो भी इंसान है। आप बताइए। नहीं, अग्निवीर के हम लोग अगेंस्ट है शुरू से ही भाई। अग्निवीर के जरिए एक तो देश की सेना का मनोबल डाउन हुआ है और आप समझिए ना, अग्निवीर में जो भर्ती हो रहा है उसको भी तकलीफ हो रही है, उसके परिवार को। 4 साल की नौकरी कहाँ करेगा? सब कुछ ठेकेदारी पे नहीं चलेगा ना, इसके लिए समझना पड़ेगा और सरकार इस पर गंभीर रहे तो बहुत अच्छा है। नीट को लेकर के जो नीट अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पर मान जाएगी, वरना एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग दिल्ली में करेंगे और देश भर के स्तर पर करेंगे। हम बच्चों के साथ खड़े हैं। किसी भी तरह की परीक्षा में कोई भी धोखा नहीं होना चाहिए, ये धोखा है और इसकी जाँच और जाँच दोषियों पे सख्त कार्रवाई। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाएगी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। देखिए, इस बात को समझिए, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नौकरी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम इससे क्या करेंगे कि जो लोग काम करें उनका मनोबल डाउन करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात ये अयोध्या में आप आए हैं, अयोध्या से भाजपा आते हैं और लोग यहाँ पर अफवाहें फैला रहे हैं, सब सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि अयोध्या ना आए, दर्शन न करें, पूजा न करें, यहाँ पर लोगों से बात करके पूरी फैला करें। मैं फिर कह रहा हूँ, ये गलत है। राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। जो धर्म धार्मिक आस्था रखते हैं उनको आना चाहिए, लेकिन जो ये समझते हैं कि भाई हमें राजनीतिक वोट को बहुत सोच समझ के देने, उन्होंने फैसले लिए, तो जनता का फैसला सर्वमान्य है, इसको स्वीकार करना चाहिए, इस पर लड़ना नहीं चाहिए। बहुत मजबूती से लड़ेंगे, 403 सीटों पे अपने दम पे लड़ेंगे। केंद्र की सरकार आपने देखा ना, वो लंगड़ी सरकार है, वो कभी भी गिर सकती है, उसके हालात क्या सब जानते हैं और वो किस तरह बनी है आप ये भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। 400 पार का नारा देने वाले 250 क्रॉस नहीं कर पाए, सर समझिए ना क्या चल रहा है। जनता खिलाफ है, ये पूरा चुनाव जनता ने लड़ा और अयोध्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण। और प्रधानमंत्री जी भी देखिए बहुत करीब से बच गए
वरना तो हो सकता है कि बनारस में भी खेला हो जाता। किस चीज को? पानी की समस्या लगातार। हाँ, अयोध्या वाले अगर दिल्ली की चिंता कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, इसी को तो आपने देखा कि किस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद ये कहते दिखाई दिए कि जब उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए, लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के लिए रैलियां की, तो उन्होंने देखा कि जो अर्ध बल सैनिक है या जो पुलिस कर्मी है, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो 24 घंटे धूप में खड़े हुए हैं, उन्हें ये कहा जाए उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है। वो पूरे समय ये देख सकते हैं कि वो सरकार के लिए कार्यरत रहते हैं, जनता के लिए कार्यरत रहते हैं। तो उनके लिए कुछ बड़े जो कहते हैं प्रावधान वो उनके लिए आने चाहिए। उन्हें लगभग ये कहा जाए 8 घंटे की उन्हें नौकरी करनी चाहिए, इस तरीके की वो उन्होंने बयान भी दिए। अब ऐसे में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उस पर सवाल खड़ा कर दिया, और यहाँ देखा गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ बड़े फैसले लिए। उन्होंने मीटिंग की, बैठक की, जिसमें उन्होंने तमाम बड़े फैसले लिए। तो क्या जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद ने ये कहा कि वो पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों के लिए संसद में भी आवाज उठाते दिखाई देंगे, क्या ऐसे में मनीष अब ये कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उनके इस फैसले पर काम करते दिखाई देंगे और यहाँ पुलिसकर्मी और जो अर्धबल सैनिक हैं उनके लिए कोई रणनीति तैयार करते दिखाई देंगे? क्या लगता है? जी बिल्कुल शालिनी, यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से सूबे में 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में सिमटी है, उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं एक तरीके से योगी आदित्यनाथ से किनारा कर लिया है। और अगर देखें तो एनडीए की जो मीटिंग हुई थी लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद, एनडीए के सभी दल वहां मौजूद थे, यहाँ तक कि तमाम यहाँ पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता योगी आदित्यनाथ जैसे नाम के नेता यहाँ पर मौजूद थे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से उस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ के साथ नजरअंदाज करते हुए उनको जो रुख अपनाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा या एनडीए के समर्थित दलों द्वारा, तो उससे साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में जो इस बार के लोकसभा चुनाव में हुआ है, जो हार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ी है, उस पर कहीं ना कहीं जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ को ठहराया जा रहा है। तो शालिनी, मैं एक चीज का जिक्र करना चाहूंगा। यहाँ पर देखा गया है अक्सर लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, कोई सा भी चुनाव हो, यहाँ पर यह देखा जाता है कि जब किसी लोकसभा क्षेत्र से या किसी विधानसभा क्षेत्र से या किसी भी अन्य क्षेत्र से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उसका श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। तो ऐसे में अब हार का जो ठीकरा फोड़ना था लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में, तो उसका ठीकरा सीएम योगी आदित्यनाथ पर फोड़ दिया जाता है। तो मैं मानता हूँ ये बात सही नहीं है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां भी इस पर सवाल उठाती हुई नजर आई हैं। कांग्रेस ने भी कई बयान यहाँ पर दिए हैं, और ऐसे में देखा जा सकता है कि एक पर्टिकुलर राज्य से अगर आपकी हार होती है तो उसके जिम्मेदार केवल सीएम ही नहीं होते, यहाँ पे पार्टी के आला कमान भी होते हैं। जहां तक ये देखा गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह जैसे बड़े नेता, बड़े नाम यहाँ पर राजनीति के मैदान में उतरते हुए नजर आए, जनसभाएं और रैलियां करते हुए नजर आए। उसके बावजूद भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वो कमाल भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखा पाई। ये यूं कहें एनडीए के समर्थित दल जितने भी थे वो यहाँ पर इस तरीके से काम करते हुए नहीं दिखाई दिए, या उनके जुमले, उनके वादे यहाँ पर कहीं ना कहीं साबित नहीं हो पाए। तो ऐसे में देखा जा सकता है जिस तरीके से यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा, उसको लेकर आने वाले उपचुनाव और होने वाले 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर बड़ी रणनीति भारतीय जनता पार्टी को बनानी पड़ेगी। नहीं तो यहाँ पर सपा की जो सरकार है वो जो अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को परास्त करके 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी जो आई है, तो कहीं ना कहीं दोबारा वापसी जो हुई है, बड़ी अच्छी वापसी हुई है। मैं कहूंगा बेहतर वापसी करी है समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादव ने। और ऐसे में देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी कोई बड़ी रणनीति बनाने की तैयारियां अभी से शुरू कर देंगे, क्योंकि 3 साल का समय हमारे आपके लिए है, लेकिन अगर देखा जाए तो 3 साल का समय बहुत कम है, और ऐसे में तमाम रणनीतियां तैयार करना बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में देखा जा सकता है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 में तमाम रणनीतियों पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत का परचम लहराती हुई नजर आई है, और उन्हीं तमाम रणनीतियों या उनसे बेहतर रणनीतियों पर यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए, उन पर बातचीत होनी चाहिए समाजवादी पार्टी की। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कोई बड़ा यहाँ पर खेल करती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ सकती है, और भारतीय जनता पार्टी को एक बार दोबारा से करारी शिकस्त देती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आखिरकार क्या कुछ होता दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को कई सीटों पर कहा जाए 16 से लगभग 20 सीटों पर केवल बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल न होने के कारण नुकसान झेलना पड़ा। तो क्या ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद, बीएसपी, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, ये सब एक होते दिखाई देंगे? और अगर ये एकजुट हो जाते हैं
तो क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश से भागना पड़ेगा या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी सीएम की गद्दी छोड़नी होगी? ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो अभी तक तो वो यही कहते दिखाई दे रहे हैं, वो किसी के समर्थन में नहीं जाएंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे। यहाँ लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ जाना चाह रहे थे, बसपा पार्टी में शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन क्या अब इन विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ होंगे या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।